Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, motion and measurement of distances. Introduction. Every one of us travels long and short distances. Before we begin our journey, we find out the distance we have to travel and then measure the time it would take for us to reach the place. Accordingly, we begin and avail a means of transport. Thus, we see to move a certain distance, we need to measure the distance and the time required to travel. The English scientist Sir Isaac Newton made important discoveries in different fields of mathematics and physics, but his greatest contribution was an explanation of the motion of objects. One day, as the story goes, Newton watched an apple fell from a tree to the ground. He began to wonder what force was at work. After years of studies, he discovered his three laws of motions and the law explaining why the apple fell from the tree. देखिए, हम जितने भी लोग हैं, हम सभी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस हो. तो देखिए, अगर हम अपनी जैसे जर्नी स्टार्ट करते हैं, उससे पहले क्या होता है कि हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं कि हमें कितना डिस्टेंस है, वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, राइट. और उसके बाद हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उसके अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं. अब आपके एक ग्रेट साइंटिस्ट थे न्यूटन. उन्होंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की थी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के फील्ड में, बट उनका जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था वो था जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया था. उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशंस दिए. और ये आया कहाँ से? एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल के पेड़ के नीचे, और एप्पल जो था वो नीचे गिर गया. तो वो बहुत ही सरप्राइज्ड हुए कि कौन सा फोर्स उस टाइम पे वर्क कर रहा था. ओके, सो उन्होंने जब 3 लॉज ऑफ मोशन दिए तो फिर उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि क्यों वो एप्पल जो है वो ट्री से नीचे गिरा. मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. 8.1 नीड ऑफ मेजरमेंट. In our daily life, we use a watch to measure the time, while at school, we use a scale to measure the length of a line. Vegetable vendors use a balance or a weighing scale to measure the weight of the vegetable. This measurement of different quantities is a routine matter in our daily life. Today, we have various instruments for accurate measurements. आज हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ तो मेजर करते रहते हैं. जैसे हम स्कूल में हैं तो हम वॉच का यूज़ करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए, है ना. और वेजिटेबल वेंडर है वो किसका यूज़ करता है? उसके पास वेइंग स्केल या बैलेंस होता है. सो अब जो मेजरमेंट है डिफरेंट क्वांटिटीज़ का वो डिफरेंट तरीके से होता है, राइट. और हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं. रफ एस्टिमेशन. In some cases, rough estimations are workable. We can use rough estimates where accuracy is not needed. For instance, you should be able to estimate the approximate time to reach a certain place or the amount of salt to be added in a bowl of soup. अच्छा, कुछ केसेस में रफ एस्टिमेशन जो है वो काम करता है, राइट. उसमें हम क्या करते हैं कि एक एस्टिमेट लेते हैं, वहाँ पे एक्यूरेसी की कोई ज़रूरत नहीं होती है ख़ास. जैसे कि अगर दाल है या सूप है उसमें कितना सॉल्ट डलेगा वो हम अकॉर्डिंग टू अप्रॉक्सीमेशन डालते हैं, राइट. अप्रॉक्सीमेटली हम इतना डालते हैं, वहाँ पे एक्यूरेसी की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है. 8.2 नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स. In olden days, lengths of things were measured by arm length, cubit or handspan, while the land was measured by footsteps. Volume of milk was measured by one's own tumbler, but the length of arm, handspan and footstep varied from person to person. Different tumblers had different volumes. अच्छा, पहले के टाइम पे क्या होता था कि इंस्ट्रूमेंट्स तो होते नहीं थे, तो किस तरह से मेजर करते थे? आर्म लेंथ यानी आपका जो एल्बो से लेके लेंथ होता है आपका टिप तक फिंगर की. हैंड स्पैन, ये इस तरह से आपका हैंड स्पैन होता है. और लैंड को मेजर करते थे फुट स्टेप से. और किसी को अगर मिल्क मेजर करना हो तो अपने खुद के टम्बलर से वो मेजर करता था. बट जो लेंथ है आर्म की या हैंड स्पैन की या फुट स्टेप की, अब वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते थे. मतलब सबका सेम नहीं होता था, डिफरेंट होता था. इसी तरह से डिफरेंट टम्बलर का यानी ग्लास का डिफरेंट वॉल्यूम होता था. सो दीज could not become common reliable units. Often disputes occurred on account of these personal units. तो अब क्योंकि ये वेरी करते थे पर्सन टू पर्सन, टम्बलर भी क्या था कि हर टम्बलर का अपना वॉल्यूम होता था, तो इसीलिए रिलायबल यूनिट तो थे ही नहीं, और कई बार तो डिस्प्यूट भी हो जाता था, राइट. Standard unit was required to buy or sell any commodity in the market. A standard unit is a standard measure that has different definite and convenient quantity in it, so that it remains the same whenever, by whoever and wherever it may be used.
In 1960, the General Conference of Weights and Measurement recommended that a common system called the International System of Units or SI unit system should be adopted all over the world. अच्छा, अब ये देखिए, क्योंकि ये जो आपकी यूनिट्स जो थी, जैसे कि हैंडस्पैन या क्यूबिट की हम बात करें, ये रिलायबल तो थी नहीं, तो इसीलिए ऐसी यूनिट की ज़रूरत थी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी सेम हो, राइट, जो बिल्कुल एक्यूरेट हो. अब कोई भी कमोडिटी है मार्केट में हमें से बेचना है या खरीदना है, तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत थी. तो 1960 में जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट ने क्या रिकमेंड किया कि एक कॉमन सिस्टम, जिसका नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या फिर इसे एसआई यूनिट सिस्टम भी कहा जाता है. तो ये क्या है? According to the system, the standard unit for measuring length is meter, the standard unit for measuring mass is kilogram, the standard unit for measuring time is seconds. The set of units is called the International System of Units, in short SI units. तो देखिए, standard unit इसके बाद इन्होंने क्या रेकमेंड की? लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट थी मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड. और जो ये सेट है यूनिट्स का, इनको कहा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन शॉर्ट हम इसे कहते हैं एसआई यूनिट. ओके, सम पॉपुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आर, अब देखिए कुछ पॉपुलर सिस्टम है मेजरमेंट के. नंबर 1 एफपीएस, नंबर 2 सीजीएस सिस्टम एंड नंबर 3 एमकेएस सिस्टम, राइट. अब ये क्या है? अब टेबल 8.1 में देखिए, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ. सबसे पहले हम एफपीएस में देखते हैं, तो लेंथ के लिए है फुट, मास के लिए है पाउंड, टाइम के लिए है सेकेंड. अब सीजीएचएस में क्या है? लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम एंड टाइम के लिए सेकेंड. एंड व्हाट इज एमकेएस? एमकेएस में देखिए लेंथ की मीटर, किलोग्राम है आपका, मास के लिए एंड टाइम के लिए है सेकेंड. सो एफपीएस स्टैंड्स फॉर फुट, पाउंड, सेकेंड, एंड सीजीएस स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, and MKS meter, kilogram, second. 8.3 fundamental and derived units. Most of the physical quantities are interrelated. For example, speed is distance divided by time. Therefore, unit of speed can be expressed in terms of units of distance and time. Units of many quantities occurring in physics can be expressed in the units of length, mass and time. The units of these three quantities are independent of one another. No one can be changed or related to the other unit. These quantities are called fundamental quantities and the units are called fundamental units. Units of other quantities, for example, meter square for area and meter per second for speed, are called derived units. These units are derived from one or more fundamental units. अच्छा, अब ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज आपकी ना इंटर रिलेटेड होती है. जैसे कि स्पीड जो है, स्पीड आपका होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो स्पीड की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? वो होगी डिस्टेंस की जो यूनिट होती है एंड अपॉन में टाइम, राइट. तो हम जो यूनिट है स्पीड की, उसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम. तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ की जो आपकी फिजिक्स में एक्सप्रेस की जाती है, उनकी यूनिट्स है लेंथ, मास एंड टाइम. तो यूनिट ये जो तीन क्वांटिटीज़ की है, यानी कि लेंथ, मास एंड टाइम, ये इंडिपेंडेंट, ना तो किसी को चेंज किया जा सकता है, ना ये रिलेट किया जा सकता है दूसरे यूनिट के साथ. तो ऐसे यूनिट्स को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स और ऐसी क्वांटिटीज़ को कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़. अब दूसरी क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं, जैसे कि मीटर स्क्वायर है या मीटर पर सेकेंड है, ये स्पीड के लिए आपकी यूज़ होती है, और मीटर स्क्वायर आपका यूज़ होता है एरिया के लिए, राइट, एंड मीटर पर सेकेंड फॉर स्पीड. तो ये आपकी होती है डिराइव्ड यूनिट्स, यानी कि ये जो यूनिट्स हैं वो एक से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट्स आपके डिराइव्ड हैं. 8.4 डेसिमल मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. In many countries, yard, foot and inches were used to measure length. Sometimes long calculations were involved to convert them into one another. In decimal system, interconversion of larger and smaller units is very simple. We just shift the decimal point to required number of places towards right or left, that is one place for 10 or 1 by 10, 2 places for 100 or 1 by 100 and so on. देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ में ना यार्ड, फुट एंड इंचेस इनका यूज़ किया जाता है लेंथ को मेजर करने के लिए, राइट. इवन हमारी कंट्री में भी यूज़ करते हैं हम लोग यार्ड, फुट या इंचेस का. तो कई बार क्या होती है, जो लॉन्ग कैलकुलेशंस होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है. तो डेसिमल सिस्टम में आपका इंटर कन्वर्जन होता है लार्जर और आपकी स्मॉलर यूनिट का, जो कि बहुत ही सिंपल है. हम क्या करते हैं, सिर्फ डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, राइट. जैसे कि देखिए टेबल 8.2 में दिया गया है रिलेटिव डेसिमल वैल्यूज ऑफ मेट्रिक मेजर्स मीटर. देखिए 1000th, 100,
आपको हंड्रेड्स में पता है, एंड 10 देन वंस। अब डेसिमल आ गया, अब डेसिमल में आपका आएगा 10th, डेसिमल के बाद 10th है, इसे आप लिखेंगे 0.1 और इसे लिख सकते हैं 1/10। नेक्स्ट इज 100, 0.01 और 1/100, एंड नेक्स्ट इज थाउजेंड्स, तो 0.001 और 1/1000, राइट। नोट, रिप्लेसिंग मीटर विद ग्राम वी गेट द टेबल फ्रॉम ग्राम। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम समझते हैं। जैसे कि आपके पास है 1.467 किलोग्राम्स विच इज इक्वल्स टू 1467 ग्राम्स। इसमें हमने क्या किया कि हमने 3 डेसिमल प्लेस को राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसी तरह से आपके पास है 5673 ग्राम्स। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम्स। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे टू द लेफ्ट, यानी आपका जाएगा 5.673 ग्राम्स। ओके, अब आप ये सोचेंगे कि हमने 3 डिजिट के बाद ही राइट में और लेफ्ट में क्यों शिफ्ट किया, बिकॉज 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 kilogram. Because of simplicity, uniformity and convenience in trade, most of the countries in the world have now adopted the metric units of measurement. 8.5 multiple and sub-multiple units. Meter, kilogram and second are the basic units. Multiples of basic units are called multiple units. For example, kilometer is a multiple of a meter and quintal is a multiple of a kilogram. These multiples of basic units are used to measure larger quantities. Sub-multiples units are used for measuring smaller quantities. Fractions of a basic unit are called sub-multiples. Centimeter is a sub-multiple of meter. Gram is a sub-multiple of kilogram. These sub-multiples are used to measure smaller quantities. अब मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स क्या हैं? देखिए, आपको पता है कि ये आपकी जो 3 यूनिट्स हैं ये आपकी बेसिक यूनिट्स हैं, राइट ये बेसिक यूनिट्स हैं। अब कुछ मल्टीपल यूनिट्स होती हैं, यानी इनसे बड़ी होती हैं, जो अब लार्जर क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए रखते हैं, यूज़ करते हैं। एंड कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं आपकी, कुछ यूनिट्स जो इनसे छोटी होती हैं, वो आपकी होती है सब मल्टीपल यूनिट्स, जो हम स्मॉलर क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि किलोमीटर जो है वो मल्टीपल है मीटर का, राइट इसी तरह से जो क्विंटल है वो मल्टीपल है किलोग्राम का। तो इनको हम कब यूज़ करेंगे, जब हम लार्जर क्वांटिटीज़ को मेजर करेंगे। इसी तरह से आपका जैसे कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर एक्चुअल में क्या है, मीटर का सब मल्टीपल है। इसी तरह से ग्राम जो है वो किलोग्राम का सब मल्टीपल है, और हम इन क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं टू मेजर स्मॉल क्वांटिटीज़। ओके, नाउ टेबल 8.3 कॉमनली यूज यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। अब आपको देखिए यहाँ पे लेंथ, मास और टाइम की जो कॉमनली यूज्ड आपकी यूनिट्स होती है वो दिया गया। फॉर एग्जाम्पल 10 millimeter is equals to 1 centimeter, right? 100 centimeter is equals to 1 meter and 1000 meter is equals to 1 kilometer. इसी तरह से आपके पास मास एंड टाइम की भी है। So you should go through this table. 8.6 measurement of length. Meter is used as a standard unit for measuring length. Length of a standard meter is a distance at 0 degrees Celsius between 2 marks on a platinum iridium bar kept at the Bureau of Weight and Measures at Paris, France. When we measure width, height, depth or thickness, we measure the length. Length is the distance between any 2 points or places. अब देखिए मीटर जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ को मेजर करने के लिए। इसके अलावा जैसे कि विड्थ है या हाइट है या थिकनेस या डेप्थ है, तो इसमें हम क्या मेजर करते हैं, हम लेंथ मेजर करते हैं। तो लेंथ होती है आपकी डिस्टेंस किसी भी 2 पॉइंट्स या 2 प्लेसेस के बीच का। Selecting proper unit. Meter can be used as a unit to measure the length of a room or height of a building. It is also suitable to measure the length of a playground. But the length of a pencil or notebook is much less than a meter. So we express it in a smaller unit of centimeter. 1 meter is equals to 100 centimeters. देखिए मीटर जो है आपकी एक यूनिट है लेंथ को मेजर करने के लिए, राइट। अब रूम की बात करें हम, जैसे आपका जो क्लास रूम है या में आपका जो घर में जिस रूम में आप रहते हैं, अगर आपको उसकी लेंथ मेजर करनी है या बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, हम मीटर का यूज़ करेंगे। इवन अगर आपको प्लेग्राउंड की भी लेंथ मेजर करनी है ना, तो वो भी आपका मीटर में आएगा। बट अगर मैं बात करूँ आपको अपनी नोटबुक की लेंथ मेजर करनी है या पेंसिल की, तो क्या वो हम मीटर में करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, हम उसे करेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि जो इनकी लेंथ है ना वो मीटर से
ये मीटर में तो आएगा नहीं, मतलब वो बहुत छोटा होगा, तो इसके लिए हम स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं. एंड यू नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स. ओके. The thickness of a coin or a thin wire is much smaller than a centimeter, so we express it in still smaller unit as millimeter or micro. अच्छा, कॉइन की थिकनेस की अगर हम बात करें या वायर की थिकनेस की हम बात करें, वायर कितनी पतली सी होती है, तो ये सेंटीमीटर से भी और छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और भी छोटे यूनिट जो है आपकी मिलीमीटर या फिर माइक्रो. सो 1 सेंटीमीटर आपको दिया गया इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर्स. एंड अगर हम 1 माइक्रोन की बात करें तो देखिए ये कितना आता है, और अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें तो ये और भी छोटा है, राइट. To measure the distance between two cities, meter will not be a convenient unit. We express it in kilometer. 1 kilometer is equals to 1000 meters. Very great distances such as the distance between two stars is measured in light years. A light year is a distance traveled by light in 1 year. 1 light year is equals to 9.46 trillion kilometers. अच्छा, आपको दो सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो वो हम मीटर में नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो कन्वीनियंट रहेगा ही नहीं, इसीलिए हम किलोमीटर का यूज़ करेंगे. किलोमीटर आपके मीटर से ज़्यादा होता है, राइट. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स. अब अगर हमें दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या वो किलोमीटर में करेंगे हम? नहीं, वो लाइट ईयर्स में करेंगे, राइट. तो 1 लाइट ईयर में देखिए कितना होता है, इज इक्वल्स टू 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स. How to choose a proper measuring device? We use many instruments to measure length. The type of instruments to be used depends on the type of work and accuracy desired. We use a 15 centimeter long ruler to measure the length of a line segment or a pencil. The cloth merchant uses a meter rod to measure the cloth. The tailor uses a flexible meter tape to measure chest, etc. Stiff steel tapes are used by masons and carpenters. Civil engineers use a flexible tape to measure long distances of about 50 to 100 meters. देखिए, अब हम मेजरिंग डिवाइस को कैसे चूज़ करें? बहुत सारे डिवाइसेस हैं हमारे पास, है ना, लेंथ को मेजर करने के लिए. जैसे कि आपको पिक्चर में ये नज़र आ रहे हैं, ये सारे जो डिवाइसेस हैं आपकी लेंथ को मेजर करते हैं. तो डिपेंड करते हैं कि ये किस तरह का वर्क है और कितनी एक्यूरेसी की वहाँ पे ज़रूरत है. जैसे कि रूलर की हम बात करें, आपका जो स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का होता है ना. आपको लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ को मेजर करना है, पेंसिल की आपकी जो लेंथ है उसको मेजर करना है, तो उसके लिए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग रूलर का यूज़ करते हैं. क्लोथ मर्चेंट आपने कभी देखा हो, मीटर रॉड का यूज़ करता है. इसी तरह से टेलर के पास एक फ्लेक्सिबल मीटर टेप होता है जिससे कि वो मेजरमेंट लेता है. और आपका जो स्टिफ स्टील टेप्स होते हैं, आप कभी कारपेंटर को आपने देखा होगा या जो घर बनाते हैं मैसन्स को, उनको देखा होगा, वो यूज़ करते हैं. एंड जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं एक फ्लेक्सिबल टेप का यूज़ करते हैं जो 50 से लेके 100 मीटर्स का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं. अ करेक्ट मीटर स्केल, मीटर रॉड. अ करेक्ट मीटर स्केल हैज signs at both the ends and it also has a stamp of the weights and measure department of the government. An incorrect meter scale may not have complete arrow sign on one or both sides. It may be that the meter is cut off to measure less. When we buy cloth, pipe, etc., we should ensure that the meter scale used is correct. देखिए, जब भी आपके पास करेक्ट मीटर स्केल होगा तो उसमें दोनों साइड्स में आपके इस तरह के एरोज होंगे, राइट, लेफ्ट एंड राइट साइड में. अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका कंप्लीट नहीं है. तो कभी भी जैसे आप कपड़ा खरीदते हैं या पाइप खरीदते हैं तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि जो मीटर स्केल में जो एरोज है वो दोनों हैं और वो करेक्टली यूज़ किया गया है या नहीं यूज़ किया गया. Precautions while measuring length with a scale. There are chances of error while measuring length with a scale on account of 1. Wrong placement of the scale. 2. Worn out end of the scale. 3. Parallax error. अच्छा देखिए, जब आप स्केल से कोई भी लेंथ को मेजर करते हैं ना तो वो कई बार एरर के चांसेस होते हैं. तो उसके लिए क्या कंडीशंस है, जैसे कि आपने स्केल को ढंग से नहीं प्लेस किया है या उसके जो एंड्स हैं आपके वो वॉर्न आउट है या फिर पैरालैक्स एरर. To remove these errors, the following precautions must be observed. Number 1, the scale should be placed along the length to be measured. It should be placed very close to the object to be measured. सबसे पहले अगर आप किसी भी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, स्केल को आपने करेक्टली प्लेस करना है जिसकी भी लेंथ आपको मेजर करनी है. Number 2, if zero mark is damaged, we start from another full mark.
then we subtract the reading of this full mark from the reading at the other end. For example, in the figure 8.5, the reading at one end is 1.0 centimeter and the other end is 6.5 centimeter. Therefore, the length of the object is 6.5 minus 1.0 is equals to 5.5 centimeter. देखिए कई बार क्या होता है ना, स्केल के एंड्स आपके वॉर्न आउट होते हैं, जैसे 0 नहीं है तो फिर आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, ओके और उसके बाद जो आपके जहाँ पे आपका एंड पॉइंट आया है, अब उस नंबर से जो 1 है उसको आप क्या कर देंगे, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया उसको सबट्रैक्ट करेंगे. जैसे इसमें दिया गया है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, एक एंड पे 1.0, नेक्स्ट एंड पे 6.5 सेंटीमीटर है ना, तो इनको माइनस कर देना है, यानी 6.5 माइनस 1.0, तो जो एक्चुअल लेंथ होगी दैट वुड बी 5.5 सेंटीमीटर, राइट. Number 3, the eye must always be placed exactly above the mark to be straight. In figure 8.7, from the correct position, A of the eye, the reading is 1.0 centimeter. From positions B and C, the readings are 0.9 and 1.1 centimeter respectively. अच्छा देखिए, जब भी हमको रीडिंग लेना है ना तो एकदम हमारी जो आई है ना बिल्कुल वो करेक्ट पोजीशन पे होनी चाहिए. जैसे कि देखिए इसमें 3 पोजीशंस आपको दिखाई गई हैं, नंबर 1, B, A एंड C. अब जो A पोजीशन है ना आपकी वो करेक्ट है क्योंकि B पोजीशन से जो रीडिंग है वो है 0.9 सेंटीमीटर में, जबकि अगर हम C से देखें तो वो है 1.1 सेंटीमीटर पे. For more accuracy, the scale should be placed edgewise and not flat. There are spherical measuring devices like the vernier calipers and the screw gauge to measure the diameter of a wire, thickness of a coin, diameter of a ball, etc. You will learn about them in higher classes. अच्छा, इसके अलावा जैसे जो spherical devices होते हैं ना, जो स्फीयर में होते हैं, तो उनके लिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक है आपके पास वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज. ये जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से डायमीटर वायर की या कॉइन की थिकनेस या किसी भी बॉल का डायमीटर हम मेजर कर सकते हैं. एक्टिविटी 1, टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ वायर. मेथड, रैप द वायर वेरी क्लोजली around a pencil 10 times. Measure the length of 10 turns using a meter scale. Divide the length so obtained by 10 to get the thickness of the wire. For example, if length of 10 turns is equals to 2.0 centimeter, then thickness of wire is equals to 2 by 10 centimeter is equals to 0.2 centimeter is equals to 2 millimeter. देखिए आपको वायर की थिकनेस को मेजर करना है तो आप क्या करेंगे कि वायर को ना पेंसिल के राउंड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर पेंसिल एंड आपने 10 टाइम्स इसके राउंड्स को रैप करना है, ओके फिर आप उसको निकालेंगे वायर को और उसके बाद आपने क्या करना है, उस जो 10 टर्न्स था ना उसकी लेंथ को आपने क्या करना है, मीटर स्केल से उसको मेजर करना है. फिर लेंथ को डिवाइड कर देना है 10 से, जैसे कि जो लेंथ है 10 टर्न्स का, फॉर एग्जाम्पल वो आपका आया, इन्होंने दिया है 2.0, तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, ये आपका 2.0 सेंटीमीटर, आप इसे करेंगे 10 से डिवाइड बिकॉज हमने 10 टर्न्स लिए. तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 0.2 सेंटीमीटर या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 millimeter. So 2 millimeter is the thickness of the wire. Activity 2. To measure diameter of a spherical surface. Method. The sphere is placed between two rectangular blocks. The blocks should just touch the sphere. The distance between the inner faces of the blocks is measured. This distance is equal to the diameter of the sphere. अब स्फेयर को क्या करेंगे हम, स्फेरिकल सर्फेस है ना किसी, उसका डायमीटर मेजर करना. आपको इस तरह से 2 रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के बीच में उस स्फेयर को रखना है और जो ब्लॉक है वो जो स्फेयर है उसको टच करना चाहिए. फिर जो डिस्टेंस आएगा इनर फेस जो ब्लॉक का है उसको मेजर करेंगे एंड जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, जो उस स्फेयर का डायमीटर है. Activity 3. To measure the thickness of one sheet of book. Method. Count the total number of sheets of the book and measure its thickness. Divide the thickness of the book by the total number of sheets. The result is the thickness of one sheet of the book. देखिए बुक में जो आपकी शीट होती है ना, एक शीट, उसकी थिकनेस को मेजर करना है. तो देखिए तो बहुत पतला होता है शीट, तो क्या करेंगे आप, पहले तो जो टोटल नंबर ऑफ शीट्स हैं आप उसको काउंट करेंगे, उसकी थिकनेस को मेजर करेंगे, ओके फिर जो थिकनेस आई उसको आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शीट्स के साथ और फिर उसके बाद क्या है वो जब आप डिवाइड करेंगे तो जो शीट की थिकनेस है वो आ जाएगी. एक्टिविटी 4.
to measure the length of a curved line using a scale and a piece of thread. अब आपको एक कर्व्ड लाइन आपको पता ना, इस तरह से अगर कर्व्ड लाइन है तो आप उसको कैसे करेंगे, आपको इसमें स्केल की हेल्प से और थ्रेड के पीस की हेल्प से इसको मेजर करना है. मेथड, tie a knot near one end of the thread. Now put the knot on point P. आपने क्या करना है, थ्रेड के एक एंड पे ना नॉट लगानी है, गांठ लगानी है, ठीक है. अब उस नॉट को पॉइंट P पे रखना है. प्लेस द थ्रेड अलोंग द curved line. Keep it taut using your forefinger and thumb. Slide off till you reach point Q. Now hold the thread at point Q and put an ink mark on the thread. Place the thread straight against the ruler, putting the knot on 0.0 centimeter mark. Read the scale at the point with the ink mark. This will be the length of the curved line. अब आपको क्या करना है, जब आप ऐसे करेंगे तो आपको ना जो आपका थ्रेड है उसको काफ़ी टाइट रखना है, तो आप फोर फिंगर एंड थंब से उसको यूज़ करेंगे इसके लिए. फिर आपने उसको स्लाइड ऑफ करना है जब तक कि आप पॉइंट क्यू तक ना पहुंच जाए. फिर आपको थ्रेड को होल्ड करके रखना है क्यू पे और उस पर मार्क कर देना है. ओके, एक इंक मार्क लगा देना है. फिर आपने थ्रेड को स्ट्रेट रखना है. अब आपके पास वो थ्रेड का डिस्टेंस आ गया, लेंथ आ गया. अब आपने क्या करना है, उसको स्केल से मेजर करेंगे. बिल्कुल उसको स्ट्रेट रखेंगे और स्केल पे देखेंगे कि कितना उसका जो लेंथ है वो आ रहा है, ठीक है. तो ये जो लेंथ आएगी टोटल वो आपकी कर्व्ड लाइन की लेंथ होगी. 8.7 levels of accuracy. Different measuring devices have different levels of accuracy. While measuring with a meter scale, mistake of 1 millimeter may be ignored, but when measuring with a ruler 50 centimeter long, a mistake of 1 millimeter cannot be ignored. A tailor measures a length accurately. If he makes the mistake of 1 centimeter in cutting the cloth, the dress will still fit. But if a goldsmith makes the same mistake of 1 centimeter while making a ring, it will be a blunder. अच्छा देखिए, जो डिफरेंट मेजरिंग डिवाइसेस है ना, उनके डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी होते हैं. जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं मीटर स्केल का, राइट, और उसमें अगर 1 मिलीमीटर का मिस्टेक आ भी जाता है तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं. लेकिन जब हम मेजर कर रहे हैं रूलर के साथ जो कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसमें 1 मिलीमीटर को हम इग्नोर नहीं कर सकते. इसी तरह से टेलर जो है वो लेंथ को एक्यूरेटली मेजर करता है, बट बाय चांस बाय मिस्टेक 1 सेंटीमीटर अगर कम भी हो गया तो हमको जो ड्रेस वो बना रहा हो तब भी फिट हो जाएगी. बट अगर कोई गोल्ड स्मिथ यानी सुनार है, वो सेम मिस्टेक करेगा 1 सेंटीमीटर भी, अगर वो रिंग बना रहा है, तो इससे क्या होगा, एक वो ब्लंडर हो जाएगा. सो इट डिपेंड्स कि हम किस मेजरिंग डिवाइस से किसको मेजर कर रहे हैं, राइट. मोशन, व्हाट इज मोशन? Motion is simply a change in position. Suppose you see a car in front of your school and a few hours later you see it a block away. So you see that the car has moved. It has changed its position. You do not know exactly how far has the car moved or how fast did it move. You only know that it moved from one place to another. देखिए, मोशन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मतलब चेंज इन पोजिशन. जैसे कि अगर आपको अपने स्कूल के बाहर एक कार नज़र आ रही है फ्रंट पे और कुछ घंटे के बाद देखेंगे कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, वहाँ से वो दूर चला जाता है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, राइट. आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना कार ने मूव किया, कितना फास्ट इसने मूव किया, बट आपको ये पता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गया. दैट मीन्स उसमें मोशन हुआ है. 8.9 मेजरिंग मोशन. You can figure out how far the car has moved by measuring the distance is traveled. The distance is the length between the two places. In the metric system, distance is measured in units called meters and kilometers. 1 kilometer is equals to 1000 meters. You can also figure how fast the car moved by determining its speed. Speed is the distance an object moves in a certain amount of time. You can find the speed of an object by dividing the distance it has traveled by the time it took to travel that distance. So speed is equals to distance upon time. Distance is usually measured in meters or kilometers. Time is usually measured in seconds or hours. So the unit of speed is often meters per second or kilometers per hour. देखिए, हम फिगर आउट कर सकते हैं कि कितना कार कितनी दूर तक इसने मूव किया. कैसे? अगर हम उसका डिस्टेंस मेजर कर ले तो डिस्टेंस क्या होता है कि दो प्लेसेस के बीच का जो लेंथ होता है. ओके, मेट्रिक सिस्टम में डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है उसको हम मेजर करते हैं मीटर्स में या फिर किलोमीटर्स में, राइट. एंड यू नो व्हाट, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000
मीटर। अच्छा, अब ये तो डिस्टेंस की बात हुई, बट हम ये भी फिगर आउट कर सकते हैं कि कार कितनी स्पीड से गई, मतलब कितनी फास्ट उसने मूव किया। तो स्पीड क्या होता है आपका? स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि अगर हमें डिस्टेंस एंड टाइम पता है तो हम स्पीड को निकाल सकते हैं। अच्छा, डिस्टेंस हम यूजुअली मेजर करते हैं मीटर्स या फिर किलोमीटर्स में, और टाइम को हम सेकंड्स या फिर आवर्स में करते हैं। तो इसीलिए जो यूनिट होती है स्पीड की वो होगी आपकी मीटर्स पर सेकेंड या फिर किलोमीटर्स पर आवर। अब देखिए टेबल आपको दी गई है और इसमें कुछ ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड दी गई है, जैसे कि मैन की अगर एवरेज स्पीड की बात करें इट इज़ बिटवीन 4 to 5 किलोमीटर पर आवर, एंड बाइसिकल की बात करें तो 12 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह से आपको बहुत सारे मूविंग ऑब्जेक्ट दिए गए हैं एंड उनकी एवरेज स्पीड दी गई है। देखिए लाइट की एवरेज स्पीड कितनी ज़्यादा है, एरोप्लेन की स्पीड देखिए कितनी ज़्यादा है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। A boy riding a bicycle covers a distance of 200 meter in 60 seconds. What is the speed of the boy? एक बॉय एक बाइसिकल को राइड कर रहा है, ओके उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 200 मीटर एंड टाइम लिया है उसने 60 सेकेंड, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि उसकी स्पीड कितनी है। सो स्पीड अभी आपको मैंने बताया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? 200 मीटर, राइट, एंड व्हाट इज टाइम? 60 सेकेंड। 0 0 गोज एंड देन आपका ये 2 से आपका कट हो जाएगा 3 एंड 10। तो आप जब इसको निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा ये 3.33। अब देखिए ये मीटर में था, ये सेकेंड में, तो अब आपकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, राइट। तो स्पीड आ गई आपकी मीटर पर सेकेंड में। 8.10 motion of an object. Uniform motion. Uniform motion is a state of a moving body. It is defined as follows. A body is said to be in uniform motion if it travels in a straight line, covers equal distances in equal intervals times, no matter how small the intervals are. For example, if a boy covers a distance of 10 meter every second, then it is said to have a uniform speed of 10 meter per second as shown in figure 8.11। देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि आपका कोई भी बॉडी जो है वो ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, ओके और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो इंटरवल है वो कितना छोटा है, राइट। जैसे कि एग्जांपल दिया गया कि एक बॉय जो है वो 10 मीटर कवर कर रहा है हर सेकेंड में, राइट। जैसे कि आपको दिया गया है, देखिए इसमें 10 मीटर उसने कवर किया 1 सेकेंड में, फिर अगला 10 मीटर उसने कवर किया 2 सेकेंड्स में, देन अगला उसने किया, तो इस तरह से देखिए वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Non-uniform motion is another state of a moving body. It is defined as follows. A body is said to be non-uniform motion in a straight line if the distance covered by it in equal intervals of times are not equal. For example, when you ride your cycle, you cover a short distance per unit time in the beginning. Gradually, you gain speed and you cover more distance in the same time unit as shown in figure 8.12. अच्छा देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा आपका कि आपका देखिए एक स्ट्रेट लाइन में है, डिस्टेंस कवर जो वो कर रहा है बट नॉट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं तो पहले आप क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस आप कवर करते हैं शुरुआत में, बट धीरे धीरे क्या होता है कि आप स्पीड पकड़ लेते हैं, फिर आप सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, है ना। जैसे कि देखिए आपको इसमें दिया गया है 10 मीटर उसने कवर किया 1 सेकेंड में, अब 25 मीटर उसने कवर किया नेक्स्ट 1 सेकेंड में, मीन्स दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया आपका, कितना आ गया 15 मीटर्स, राइट। 8.11 velocity. The only thing you still do not know is the direction in which the car moved. Did it go east, west, north, or south? To express both the speed of an object and its direction of motion, velocity is used. Velocity is defined as the speed in a given direction. Suppose the car moves eastward at 100 km per hour. Its speed is 100 km per hour. Its velocity, however, is 100 km per hour east or 100 km per hour E. E stands for east. If the car was moving westward at 100 km per hour, its speed would be the same, but its velocity would be 100 km per hour west. Okay. So देखिए अब
हमने यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर ली, स्पीड की बात कर ली, बट क्या हमें ये पता है कि कार जो है वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है? क्या ये ईस्ट जा रही है या वेस्ट जा रही है, नॉर्थ में या साउथ में? तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को एक्सप्रेस करना है एंड उसका जो डायरेक्शन है मोशन का उसको भी एक्सप्रेस करना है, देन हम वेलोसिटी यूज करते हैं। ओके, तो वेलोसिटी का मतलब क्या है? स्पीड इन गिवन डायरेक्शन। जैसे कि कार मूव कर रही है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट वर्ल्ड, है ना, और उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? 100 किलोमीटर पर आवर, बट उसकी वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे? 100 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, या इस तरह से। और अगर वही कार आपकी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्ट की तरफ जा रही है तो फिर हम वेलोसिटी को किस तरह से डिनोट करेंगे? इस तरह से, राइट। सो वेलोसिटी is equals to distance traveled in a specified direction upon time taken. 8.12 types of motion. All motions are not alike. Scientifically, different motions are classified as follows. Number 1, translatory motion. The motion in which a body moves as a whole and every part of the body moves the same distance in a given time is called translatory motion. Translatory motion includes linear or rectilinear motion, curvilinear motion, and random motion. Movement of an object along a straight line is called rectilinear motion or linear motion. For example, the motion of a falling stone and the motion of a cyclist on a straight plain road. Movement of an object along a curved path is called curvilinear motion. For example, motion of a cyclist around a circular path. अच्छा देखिए, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है कि इसमें एक बॉडी जो है ना, पूरी बॉडी आपकी मूव करती है, मतलब बॉडी का हर पार्ट मूव करता है सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें आपका लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन भी आता है, कर्विलिनियर मोशन भी होता है, रैंडम मोशन भी होता है। जैसे कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है या फिर लीनियर मोशन। जैसे कि आपका फॉलिंग स्टोन है या साइकिलिस्ट की मोशन है एक स्ट्रेट प्लेन रोड पे, एंड कोई भी ऑब्जेक्ट जो कर्व पाथ में आपका मूव करता है वो आपका कर्विलिनियर मोशन है। जैसे कि जो साइकिलिस्ट है अगर वो सर्कुलर पाथ में जा रहा है, दैट इज कर्विलिनियर मोशन। एक्टिविटी 5, ड्रॉ लाइन PQ on your book and observe the motion of your hand and the pencil. Your hand and pencil perform rectilinear motion. Now draw a curved line RS and again observe the motion of your hand and pencil. This time your hand and pencil perform curvilinear motion. देखिए, अगर आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, आप हैंड की मोशन को देखेंगे, दिस इज योर लाइन। हमने स्ट्रेट लाइन हमने बनाया है ना, स्ट्रेट पाथ हमने लिया, सो दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन। बट ऑन द अदर हैंड जब हम कर्व्ड लाइन कोई बनाते हैं, ये देखिए, एंड अगर आप अपने हैंड के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो वो कौन सा पाथ उसने लिया? कर्विलिनियर, curved path, and this is curvilinear motion. Random motion. The motion which is in a haphazard manner in all possible directions is called random motion. For example, the motion of a fly or kite, the motion of a player on a football ground, motion of a child at home, and motion of dust particles as shown in figure 8.15. अच्छा, रैंडम मोशन में क्या होता है आपका कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, आप हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे फ्लाई या काइट है वो हर डायरेक्शन में मूव करती है। फुटबॉल ग्राउंड पे जो प्लेयर का मोशन होता है, मोशन अगर घर पे देखिए चाइल्ड का मोशन है या डस्ट पार्टिकल का मोशन है, राइट। तो ऑल दीज मोशंस आर रैंडम मोशन। सर्कुलर मोशन, movement of a body along a circular path is called circular motion. It is a form of linear motion. For example, a bull moving around a central pole, a water ball tied to a string and whirled around merry-go-round, the moon moving around the earth and the earth moving around the sun. Such a motion is called revolution. देखिए, जब भी कोई बॉडी आपके सर्कुलर पाथ को ऑब्जर्व करती है, राइट, वो आपका सर्कुलर मोशन होता है। एंड एक्चुअल में आपका ये लीनियर मोशन का फॉर्म है। जैसे कि बुल जो है आपका एक सेंट्रल पोल के मूव कर रहा है, ठीक है, वाटर बॉल आपकी स्ट्रिंग से बंधी हुई है एंड वो क्या कर रही है, वो वर्ल्ड कर रही है, राइट। इस तरह से मैरी गो राउंड होता है आपका, मून जैसे अर्थ के राउंड चक्कर लगाता है, अर्थ जो है वो सन के राउंड चक्कर लगाता है, तो ऐसा मोशन को कहा जाता है रेवोल्यूशन। रोटेटरी मोशन, movement of a body without changing its place about a fixed axis is called rotatory motion. For example, a spinning top, a moving electric fan, a firky, and the spinning of the earth. Such a motion is also called rotation. देखिए,
रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि बॉडी का मूवमेंट होता है बट वो अपनी प्लेस को चेंज नहीं करता है, वो अपने एक्सिस पे फिक्स्ड रहता है। जैसे आपने लट्टू को घूमते हुए देखा होगा, इलेक्ट्रिक फैन है वो घूमता है बट अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड रहता है। फिरकी है या अर्थ का स्पिनिंग है, अर्थ भी तो स्पिन करती है ना अपने एक्सिस पे, बट इट रिमेन्स फिक्स्ड एट इट्स एक्सिस, तो इस मोशन को रोटेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। The to and fro motion of an object about its mean position is called oscillatory motion. For example, a swing, hanging temple bell and pendulum of a clock. To and fro movement this तरह से right and left, ये जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी मीन पोजीशन पे, उसे कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। जैसे क्लॉक का पेंडुलम होता है या आपका स्विंग होता है, राइट, हैंगिंग, आपकी जो टेम्पल में जो बेल होती है, ये सभी में होता है आपका ऑसिलेटरी मोशन। एक्टिविटी 6, take a stone and suspend it by a thread as shown in figure 8.19. When the stone becomes stationary, push it very gently so that it moves to and fro about its mean position or rest position M. It swings and moves from M to B on the left, comes back to M, moves from M to A on the right and again comes back to M. Thus, the stone has completed one oscillation. The time of one oscillation is called time period. देखिए आपको स्टोन लेना है, उसको थ्रेड से सस्पेंड करना है इस तरह से, जैसे आपको फिगर में नज़र आ रहा है, ये उसकी मीन पोजीशन है, दिस इज M। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको पुश करना है जेंटली ताकि वो टू एंड फ्रो मूव करे इस पोजीशन में, राइट। ये स्विंग करेगा आपका, देखिए M से B जाएगा इस तरह से, ओके, देन कम्स बैक टू M, फिर आपका क्या होगा, ये वापस M पे आएगा, देन ये M से कहाँ जाएगा, M से ये A की तरफ जाएगा, दिस इज A पोजिशन, देन वापस जब ये A से M में आएगा तो इसका A ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, राइट। तो जो टाइम इसने लिया है वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वाइब्रेटरी मोशन, the to and fro movement of some part of a body about a mean position while others remain stationary is called vibratory motion. For example, a stretched metal string when plugged starts vibrating. When an empty metal vessel is struck by a spoon, a sound is heard for some time. Gently touching the vessel without finger, we can feel the vibrations. अच्छा देखिए, जब कई बार क्या होता है कि किसी बॉडी के कुछ पार्ट का टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है एक मीन पोजीशन पे, जबकि बाकी जो है ना वो स्टेशनरी रहते हैं, तो उसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे एक स्ट्रेच्ड मेटल स्ट्रिंग होगी, जब उसको प्लग किया जाता है तो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। एम्प्टी वेसल है, जब आप उसको स्पून से स्ट्रक करेंगे साउंड सुनाई देगी, और अगर आप वेसल को जेंटली टच करेंगे अपने फिंगर्स से तो आपको वाइब्रेशंस भी फील होंगी। Activity 7. Hold a metal ruler at the edge of a table such that major part of its length suspends in the air. Press down the part of the ruler on the table firmly with one hand and pull the other end of the scale down and release it. What kind of motion you observe? देखिए आपको क्या करना है, आई एम श्योर आप लोगों ने क्लास में किया भी होगा। मेटल रूलर जो आपका आयरन रूलर आता है उसे लेना है और टेबल की एज में इस तरह से रखना है कि मेजर पार्ट उसका बाहर आना चाहिए, ठीक है। फिर आप उसको स्ट्रक करेंगे, राइट, पुल करेंगे, उसको पुल डाउन करेंगे, फिर आप देखेंगे उसमें वाइब्रेशंस आपको फील होंगी। तो ये किस तरह का मोशन होगा आपका? ऑफ कोर्स वाइब्रेटरी मोशन। रेपिटेटिव मोशन, movement occurring again and again is called repetitive motion. For example, blinking of eyelids, movement of lips while speaking and movement of the arms of the marching shoulders. देखिए जो मूवमेंट आपका again and again वापस हो रहा है, that is repetitive motion. जैसे कि eyelids आपकी blink करती हैं, राइट, लिप्स का मूवमेंट होता है जब आप बोलते हैं, एंड मार्चिंग जो शोल्डर्स होते हैं उनकी आर्म्स की जो मूवमेंट होता है दैट इज अ रेपिटेटिव मोशन। पीरियोडिक मोशन, movement which is repeated after regular intervals of time is called periodic motion. For example, heartbeat, pulse movement, movements of the clock hands, the moon moving around the earth, both oscillatory and vibratory motions are examples of periodic motions. All periodic motions are repetitive, but all repetitive motions are not periodic. देखिए वो मोमेंट जो आपका एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपका रिपीट होता है वो आपका पीरियोडिक मोशन है, जैसे कि हार्ट बीट होता है, पल्स का मूवमेंट होता है, क्लॉक के हैंड्स का मूवमेंट होता है ना, और आपकी जो मून है विच इज़ मूविंग अराउंड द अर्थ, है ना। तो ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशंस आपके एग्जांपल्स होते हैं पीरियोडिक मोशंस के। अच्छा एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जितने भी पीरियोडिक मोशंस है ना वो सभी रेपिटेटिव होते हैं, बट सारे रेपिटेटिव मोशंस पीरियोडिक नहीं होते हैं। नॉन पीरियोडिक मोशन, beating of a drum is a repetitive motion but
It is not periodic because the beats of the drum do not repeat themselves after regular intervals. Such a repetitive motion is called non-periodic motion. अच्छा, जैसे ड्रम की बीटिंग होती है, रेपिटेटिव मोशन है बट पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि जो ड्रम की बीटिंग है वो रिपीट एक रेगुलर इंटरवल की बात नहीं होती है, राइट? तो ऐसे रेपिटेटिव मोशन को कहा जाता है नॉन पीरियोडिक मोशन. 8.13 force. Every day we move objects in various ways. We open the door of a car or lift up a bucket full of water. In these actions we pull something. We throw, kick or hit a ball. In all these cases we push the ball. Thus to move an object we have to pull or push it. A force is a push or pull exerted on an object that may give it energy and cause it to start moving, stop moving or change its motion. The direction in which the object is pushed or pulled is called the direction of the force. In other words, the object always moves in the direction of the applied force. देखिए, एवरीडे हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को मूव करते हैं अलग अलग तरीके से. जैसे कि हम डोर खोलते हैं कार का, या बकेट जो पानी से आपकी भरी उसको लिफ्ट करते हैं. तो इन एक्शंस में हम पुल कर रहे हैं. ओके, हम जैसे थ्रो करते हैं, किक करते हैं, हिट करते हैं बॉल को, तो इन केसेस में हम क्या कर रहे हैं, बॉल को पुश कर रहे हैं. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या तो हम उसे पुल करते हैं या फिर हम पुश करते हैं. तो फोर्स का मतलब क्या है, अ पुल और पुश, राइट? जिससे क्या होगा कि हम जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसका डेफिनेशन क्या है कि हम उसे पुल या हम उसे पुश कर रहे हैं, जिससे कि उसको एनर्जी मिल रही है, देन वो मूव करना स्टार्ट करता है, या फिर कोई मूविंग चीज़ है वो स्टॉप हो जाती है, या फिर अपना मोशन वो चेंज करती है. तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को पुश या पुल किया जाता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. दूसरे शब्दों में कहें, ऑब्जेक्ट जो है हमेशा उसी डायरेक्शन में आपका मूव करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है. की पॉइंट्स. मोशन इज सिंपली अ चेंज इन पोजिशन. डिस्टेंस इज द लेंथ बिटवीन द टू प्लेसेस. Speed is the distance an object moves in a certain amount of time. Speed is distance divided by time. Unit of speed is meter per second or kilometer per hour. Remember that. Speed in a given direction is called velocity. When an object changes its position with time and with respect to a stationary body, it is said to be moving or in motion. There are various types of motion such as linear, random, circular, rotatory, oscillatory and vibratory. Some objects may have more than one type of motion at the same time. A force is a push or pull exerted on an object that may give energy to the object and cause it to begin moving, stop moving or change its motion. Actual measurement make our judgmental reliable and accurate. Standard units of measurement are necessary for the sake of uniformity and convenience. Interconversion of units is simple in decimal system of measurement. Proper unit and proper measuring device are selected for measuring a particular length. A correct meter scale has signs, this sign, at both the ends. Errors caused in measuring the length by a meter scale are due to wrong placement of the scale, worn out end of the scale and thickness of the scale. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.